हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। यानी कि क्लास 8 का जो चैप्टर 1 है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, दहन और ज्वाला और चीज़ों का जलना। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे दहन के बारे में कि दहन क्या होता है, दाह्य पदार्थ और अदाह्य पदार्थ क्या होते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि चीज़ों का जलना यानी कि चीज जो कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, वो कैसे जलता है, किन परिस्थितियों में उनमें आग पकड़ती है। ठीक है, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आग पकड़ती है और क्यों पकड़ती है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनमें आग नहीं पकड़ता है और क्यों नहीं पकड़ता है। तो ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। तो बिना वीडियो को लाइक किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं जाना है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे दहन और ज्वाला के बारे में। तो क्या करा है कि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ पदार्थ जो हैं वो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील कहने का मतलब क्या हुआ, ज्वलनशील कहने का मतलब ये हुआ कि वो जल्दी आग पकड़ने वाला। अत्यधिक ज्वलनशील कहने का मतलब क्या है कि वो बहुत जल्दी आग पकड़ ले, उसको क्या बोलते हैं, अत्यधिक ज्वलनशील। यानी कि जो पदार्थ आग पकड़ता है, जिनमें आग पकड़ लेता है, जो जलने लगता है, उसको क्या बोलते हैं, ज्वलनशील बोलते हैं। तो क्या करा है कि आपने को देखा होगा कि अत्यधिक कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं और कुछ प्रयास करने पर जलाए जा सकते हैं, पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता है। यानी कि तीन तरह के होते हैं। या तो एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आप क्या कीजिएगा कि थोड़ी सी मतलब आग अगर उनमें लगाना चाहिए तो बहुत ही कम मेहनत में आग लग जाता है, और किसी किसी पदार्थ को जैसे जलाने के लिए क्या हो जाता है कि थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो माचिस के तीली को जलाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। या फिर अगर आप केरोसिन में आग लगाइएगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। या फिर अगर आप कागज में आग लगाइएगा तो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है उसमें। लेकिन एक लकड़ी के डंटे में, यानी कि एक लकड़ी के टुकड़े में आग लगाने की कोशिश कीजिएगा तो वो उसमें आग पकड़ता है, लेकिन उसमें आग पकड़ने में क्या लगता है, बहुत टाइम लग जाता है। और कुछ कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जिनको जलाना संभव ही नहीं है। जैसे अगर एक एग्जांपल के लिए ले तो ईंट में आग पकड़ाइए तो आग पकड़ेगा, नहीं पकड़ेगा। पत्थर में आग पकड़ाइए तो नहीं पकड़ेगा। तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आग नहीं पकड़ता है, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। और क्या करें कि इसकी जाँच करने के लिए पुआल लीजिए। पुआल जो निवाड़ी जिसको बोलते हैं हिंदी में, और क्या बोलते हैं, जैसे धान का जो पुआल होता है उसको क्या बोलते हैं, निवाड़ी बोलते हैं। तो उसको लीजिए, माचिस की तीलियां लीजिए, मिट्टी का तेल लीजिए, कागज लीजिए, पत्थर के टुकड़े, कोयले के टुकड़े एकत्रित कीजिए और अपने शिक्षक महोदय की देखरेख में इन पदार्थों को एक एक कर जलाइए। यानी कि इन सभी को क्या करना है, बारी बारी से जलाना है। अब जब हम इन सभी को जलाएंगे, जैसे पुआल हो गया और माचिस की तीली हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, कागज हो गया, पत्थर के टुकड़े हो गए, कोयले के टुकड़े हो गए, जब हम इनको जलाना आरंभ करते हैं तो क्या देखते हैं कि यदि पदार्थ जलता है तो वो दाह्य है, और नहीं जले तो इसे अदाह्य कहते हैं। यानी कि इन सभी में जो जो पदार्थ जिनमें आग पकड़ लेता है उसको क्या बोलते हैं, दाह्य, मतलब ज्वलनशील। दाह्य कहने का मतलब क्या हुआ, ज्वलनशील, जो जल सकता है। और अदाह्य कहने का मतलब क्या हुआ कि अज्वलनशील, जिनमें आग नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हो गई। अब देखो, अब तो ये अगर इसमें आप सोच करके देखिए कि इसमें अगर पुआल में आग पकड़ाई है तो क्या आग पकड़ेगा, पकड़ेगा। तो ये क्या हो गया, दाह्य हो गया। वही अगर माचिस की तीली में, तो जाहिर सी बात है माचिस की तीली भी दाह्य है, इनमें आग पकड़ लेगा। मिट्टी का तेल, ये तो अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ है तो ये भी दाह्य है। अगर बात करें कागज का तो ये भी आग पकड़ लेता है तो ये भी दाह्य है। पत्थर के टुकड़े, क्या पत्थर के टुकड़े आग पकड़ेंगे, नहीं पकड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अदाह्य हो जाएगा। कोयले के टुकड़े तो आग पकड़ते हैं तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, दाह्य हो जाएगा। तो दाह्य और अदाह्य में अंतर पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, क्या होता है कि पदार्थ का दहन और जलने की प्रक्रिया, तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, हमने अभी सीखा कि किसी भी पदार्थ को दाह्य कब बोलेंगे, यानी कि कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, दाह्य बोलेंगे, और कौन कौन से ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम अदाह्य बोलेंगे। ये तो क्लियर हो गया,
ये तो एकदम क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या समझना है, पदार्थों का दहन और जलने की प्रक्रिया, यानी कि कोई भी पदार्थ में दहन कैसे होता है। दहन कहने का मतलब क्या होता है, आग पकड़ना, और वो कैसे जलता है, किन प्रक्रिया के माध्यम से उनमें आग पकड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा है कि अगर आपसे पूछा जाए कि किसी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप क्या कहेंगे, माचिस या फिर लाइटर, कि हमको माचिस दीजिए, हम बार देंगे तुरंत एकदम आग पकड़ लेगा, या लाइटर दीजिए ना, हम तुरंत आग लगा देंगे। तो आप क्या कहिएगा कि माचिस और लाइटर चाहिए। क्या किसी और तरीके से भी चीज़ों को नहीं जलाया जा सकता है? आइए पता करें। यानी कि माचिस और लाइटर के अलावा क्या किन्हीं और चीज़ों से पदार्थ को, जो भी वस्तु है, क्या उसको आग आग नहीं लगाया जा सकता है? हम लोग इस एक क्रियाकलाप से, यानी कि एक एक्टिविटी करते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करा है कि अपने आसपास के दो पत्थर उठाइए, यानी कि आप बाहर निकलिए, देखिए कि दो पत्थर है, उसको उठाइए, और उसको उठा करके क्या करना है, इन्हें कसकर आपस में रगड़े और छू कर देखिए। यानी कि ऐसे ऐसे करके क्या करना है, रगड़ना है, दो पत्थर का टुकड़ा लेना है और इन दोनों को आपस में क्या करना है, रगड़ना है जोर जोर से, और उसके बाद छू करके देखना है। तो आपको कैसा महसूस होगा, अगर इन्हीं पत्थरों को अंधेरे में बहुत जोर जोर से, तो आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, और जब इन पत्थर के टुकड़ों को अगर आप अंधेरे में, घर के अंधेरे में ले जा करके रगड़िएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा कि इनमें से चिंगारी निकल रही है। यानी कि आप देखिएगा कि छोटा छोटा जो है वो चिंगारी निकल रहा है, लाइट निकल रहा है, लग रहा है जैसे कि उसमें से आग फेंक रहा है। तो इस तरीके की चिंगारी आपको निकलती हुई दिखाई देगी। रात के अंधेरे में घर पर ऐसा करके देखिएगा, अभी भी जाके आप देख सकते हैं। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद घर के अंधेरे में दो पत्थर के टुकड़ों को क्या करना है, रगड़ना है, और रगड़ के छू करके देखना है, तो आपको गर्म महसूस होगा। और साथ ही साथ जब अंधेरे में ऐसे ऐसे कीजिएगा दोनों पत्थर के टुकड़े को, तो उससे क्या दिखाई देगा, आपको चिंगारी निकलते हुए दिखाई देता होगा। या फिर अभी नहीं देखे हैं तो जा करके खुद से करके देख सकते हैं। ठीक है, किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, और एक, तो उसमें क्या करना है कि अब एक और एक्टिविटी करके देखना है। क्या है कि किसी ऐसे दिन में जब धूप निकली हुई हो, तो एक हैंड लेंस और कागज लेकर कक्षा के बाहर जाइए और हैंड लेंस से सूरज की रोशनी में कागज पर केंद्रित कीजिए। थोड़ी देर में कागज को छू करके देखना है। यानी कि जो हैंड लेंस है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, इस हैंड लेंस को सूर्य का जो लाइट आता है उसको कागज के टुकड़े पे क्या करना है, डालना है और देखना है। तो और मतलब उसका जो फोकस है वो एक जगह पे केंद्रित हो जाएगा, और जब केंद्रित हो जाएगा तो कुछ देर के बाद कागज को आप छू करके देखिएगा, आपको कैसा महसूस होता है, आपको गर्म महसूस होगा। ठीक है, अब क्या करा है कि क्या महसूस हुआ, हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक और पकड़े रहिए, ऐसा करने पर क्या हुआ, ये भी आपको करके देखना है। ठीक है, इन अवलोकनों के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। जब आप इन सबको कीजिएगा तो आपको क्या महसूस होगा कि ये गर्म हो गए हैं। क्या हो गए हैं, गर्म हो गए हैं। जब हमने पत्थर के टुकड़े को रगड़ा तो वो भी क्या हो गया, गर्म हो गया। और जब हम हैंड लेंस से सूर्य के प्रकाश में जब कागज पे फोकस करते हैं तो कागज पे क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि कोई भी चीज़ जलने से पहले क्या होता है, गर्म होता है। किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें उष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आप किसी भी चीज़ को जलाने चाहते हैं, गर्म कर मतलब उसमें आग जलाना चाहते हैं, तो उस सबसे पहली जो चीज़ है वो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उष्मा की आवश्यकता होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है। असल में जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब तापमान किसी निश्चित मान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। यानी कि आपको यह समझना है कि किसी भी चीज को जलाने के लिए उसमें उसका जो एक, इसको जब आप गर्म कीजिएगा तो इसमें तब तक आग नहीं पकड़ेगा जब तक एक लिमिट तक ये गर्म ना हो जाए। यानी कि उस लिमिट से जब इसकी गर्मी आगे बढ़ेगी तो इसमें क्या हो जाएगा, आग पकड़ लेगा। जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जब हम माचिस की तीली को माचिस के डिब्बे पे क्या करते हैं, रगड़ते हैं, ऐसे डालते हैं, ऐसे करके डालते हैं ना, रगड़ते हैं, तो रगड़ने से क्या होगा, माचिस की तीली गर्म होगा। और माचिस की तीली ऐसी बनाई हुई होती है, ऐसी केमिकल के बनाए हुए होते हैं कि उनमें हल्का सा भी गर्मी आती है तो उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है। वहीं लकड़ी को रगड़ते रहिए किसी भी चीज पे, उसमें जल्दी आग नहीं पकड़ेगा। इससे क्या पता चलता है कि किसी वस्तु को, किसी अलग अलग वस्तु में उसका जो ज्वलनशील जो तापमान होता है, जो निश्चित तापमान जिसके ऊपर जाने पर किसी भी वस्तु में आग पकड़ लेता है, वो अलग अलग होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उसका तापमान बढ़ जाता है, और जब किसी निश्चित तापमान पर पहुंच जाता है तो वह जलने लगती है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि माचिस की तीली अपने आप क्यों नहीं जल जाती है?
क्या जितनी सहजता से कोई कागज जल जाता है उतनी आसानी से कोई कास्ट का टुकड़ा जो है वो क्यों नहीं जल जाता है? जाहिर सी बात है कि जितनी आसानी से हम कागज को आग के पास ले जाते हैं उसमें आग पकड़ लेता है, लेकिन अगर वही लकड़ी के टुकड़े को हम आग के पास ले जाते हैं तो उन्हें बहुत जल्दी आग नहीं पकड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि वह न्यूनतम तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? ज्वलन ताप कहलाता है। वह क्या कहलाता है? उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। अब ये ज्वलन ताप क्या हुआ? जैसे अगर हम ज्वलन ताप कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु में आग पकड़ने के लिए, यानी कि ये कागज का टुकड़ा है, अब कागज के टुकड़े को ऐसे छोड़ देते हैं धूप में तो ये गर्म होता है, लेकिन उतना गर्म नहीं होता है जिससे कि इसमें आग पकड़ ले। वही अगर लेंस के माध्यम से इस पे फोकस किया जाए तो वो जो सूर्य की गर्मी है वो एक जगह केंद्रित होगी और वो जो जगह है वो क्या हो जाएगा? गर्म होते 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 उतना उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि इसमें आग पकड़ लेगा, अपने आप आग पकड़ लेगा। या फिर अगर ये आग के पास ले जाते तो आग में ऑलरेडी गर्मी रहती है तो उससे आग पकड़ लेता है। वही लकड़ी के टुकड़े का अगर एक एग्जांपल लेते हैं तो लकड़ी के टुकड़े जो है उसमें उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसको जलने के लिए क्या उसको बहुत ज़्यादा अत्यधिक गर्म करना पड़ता है। जब वो गर्म हो जाएगा, बहुत बड़ी मात्रा में उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तब उसमें क्या पकड़ेगा? आग पकड़ेगा। तो यहाँ पे एक बात आई जिसको नोट डाउन करना है आपको कॉपी में, और वो क्या है कि ज्वलन ताप क्या कहलाता है? तो क्या कह रहा है कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है वह उस पदार्थ का क्या कहलाता है? ज्वलन ताप कहलाता है, इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ज्वलन ताप वाला ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें कि जब किसी पदार्थ का तापमान इस मान से यानी कि ज्वलन ताप से कम रहेगा, किसी भी पदार्थ का, जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो गया, कागज हो गया, या फिर कोई भी वस्तु हो गई, जब उसका ज्वलन ताप से मान उसका जो टेम्परेचर होगा तब वो क्या होगा? नहीं जलेगा। अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। किसी पदार्थ को जलाने के लिए कम तापमान तक गर्म करना पड़ता है और किसी किसी को ज़्यादा तापमान तक गर्म करना पड़ता है। और क्या करें कि पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। जाहिर सी बात है कि वो पदार्थ किस चीज़ का बना हुआ है, यानी कि उसकी वो किस चीज़ का, किस पदार्थ का, किस चीज़ का वो बना हुआ है, उस पर उसका ज्वलन ताप निर्भर करता है। जैसे अगर कोई भी चीज़, जैसे पत्तियां हो गई, अगर सेलुलोज का बना है तो उसमें बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। यानी कि जो ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसका जो वो किस चीज़ का बना हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर कुछ स्थानों पर सूखी घास में आग पकड़ लेती है, जिससे पूरा जंगल ही आग के लपेटे में आ जाता है, जिसे दानवाल कहते हैं, दावानल कहते हैं। क्या कहते हैं? दावानल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दावानल। यानी कि कुछ ऐसे घास होते हैं जंगलों में, जब गर्मी के मौसम में आप देखिएगा कि जंगलों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है, और ये अपने आप लग जाता है, क्योंकि उस समय जो गर्मी के मौसम में क्या हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, और हल्का सा भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा तो कुछ ऐसे घास होते हैं जो क्या हो जाते हैं कि अपने आप आग पकड़ लेते हैं और इससे जंगलों में आग लग जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? दावानल बोलते हैं। ठीक है, वह पदार्थ जिसका ज्वलन ताप कम होता है आसानी से आग पकड़ लेता है। कभी कभी माचिस की तीली ऐसे ही स्टोव के बर्नर के बगल में आग की ज्वाला से दूर रखने पर ही आग पकड़ लेता है। क्या आपको इसका कारण बता सकते हैं? क्योंकि जो माचिस की तीली है उसका ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ वो जो केरोसिन होता है उसका भी ज्वलन ताप क्या होता है? बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। इसलिए इन दोनों को ये जो दोनों है वो बहुत जल्दी इनमें आग पकड़ता है। किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वो किस मटेरियल का बना हुआ है, किस केमिकल का बना हुआ है, वो किस चीज़ का बना हुआ है, किस तत्व का बना हुआ है, किस कंपाउंड का बना हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है, यानी कि पेट्रोल तो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, यानी कि केरोसिन की अपेक्षा पेट्रोल जो है उसको बहुत जल्दी आग पकड़ता है। इसलिए हम लोग घर में खाना बनाने के लिए पेट्रोल का उपयोग न करके केरोसिन का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल जो है वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, वहीं केरोसिन जो है उसका ज्वलन ताप थोड़ा पेट्रोल की अपेक्षा कम होता है। आप यह जानकर हैरान होंगे कि सफ़ेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना कम होता है कि वह कमरे के तापमान पर ही जल उठता है, इसलिए इसे हाथ से नहीं छूते और पानी के अंदर रखना पड़ता है। यानी कि फास्फोरस नामक एक पदार्थ है, यानी कि एक
मैटर है जिसको क्या बोलते हैं, फास्फोरस। फास्फोरस को अगर आप बाहर निकालिएगा कमरे के तापमान पे, यानी कि जो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, यानी कि जो वातावरण का जो टेम्परेचर है, अगर यहाँ पे ऐसे निकाल करके सामने रखिएगा तो इसमें अपने आप अचानक से आग पकड़ लेता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ज्वलनशील ताप है, यानी कि इसका जो ज्वलन ताप है वो बहुत ही कम है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसलिए इसको हाथ में पकड़ करके कमरे के तापमान पे हाथ में नहीं रखते हैं, नहीं तो क्या पकड़ लेगा, आग पकड़ लेगा। इसलिए इसको कहाँ पे रखा जाता है, तो पानी के अंदर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है, पानी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसको कमरे जो रूम के तापमान पे क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, जिसके कारण उसे पानी में रखा जाता है। तो वो कौन सा पदार्थ है, फास्फोरस। ये आपको याद रखना है, ठीक है। जलने के लिए और क्या चाहिए, अब क्या करा है कि हमने जाना कि जलने की एक आवश्यक शर्त है कि पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना। और क्या पहुंचाना होता है, क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए, आइए पता करते हैं। तो क्या करें, यहाँ पे एक्टिविटी 2 देखते हैं। हमने पहला चीज देखा कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उस पदार्थ को उसका जो इग्निशन टेम्परेचर है, यानी कि जो ज्वलन ताप है, वहां तक पहुंचाना होता है। दूसरा बात है कि अब दूसरा चीज समझते हैं कि और क्या चाहिए किसी भी चीज को जलाने के लिए। तो क्या करा है कि एक क्रियाकलाप करते हैं, एक और एक्टिविटी देखते हैं, इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्या करा है कि आप मेज पर जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर कोई बड़ा सा जार या बोतल रखिए और अवलोकन कीजिए। यानी कि आप भी देख सकते हैं कि एक मोमबत्ती जलाइए और उसके ऊपर एक बड़ा सा गिलास रखिए, ठीक है। आप पाएंगे कि मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है, यानी कि वो जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती को तो जलते रहना चाहिए था, लेकिन ये जो मोमबत्ती है वो बुझ जाती है। ऐसा क्यों होता है? दूसरी बार जब आप जलती हुई मोमबत्ती को जार से ढक देते हैं तो उसकी ज्वाला बुझने की स्थिति में आने लगती है और कुछ समय बाद जार हटा लीजिए, क्या आप पाते हैं, फिर जो बुझने लगती है, जब आप इस गिलास को हटा लीजिएगा, यानी कि जैसे जैसे बुझने वाला हुआ, वैसे ही अगर आप गिलास को हटाते तो वो फिर से जलना प्रारंभ कर देती है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि मोमबत्ती की ज्वाला जो है वो पहले की तरह हो गई है। और इससे ये पता चलता है, ये पता नहीं चलता कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है। क्या करें यहाँ पे कि क्या इससे यह पता नहीं चलता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर के अलावा, यानी कि ज्वलन ताप के अलावा उसे और किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। किस चीज़ की आवश्यकता होती है, हवा की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर किसी भी वस्तु को जलाना है तो आपको क्या चाहिए, एक तो ज्वलन ताप तक उस वस्तु को पहुंचाना है। दूसरी बात कि वहाँ पे हवा का मौजूद होना बहुत आवश्यक होता है। अगर हवा नहीं है, यानी कि हवा में क्या है, ऑक्सीजन, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अगर वहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो जो वस्तु है वो नहीं जलेगी, वो बुझ जाएगी, ठीक है। अब क्या करें कि अपने वर्ग 7 में ऑक्सीजन की कहानी में जोसेफ प्रिस्टले के द्वारा किए गए प्रयोग को पढ़ा होगा। यानी कि आपने क्लास 7th में जोसेफ प्रिस्टले ने जो प्रयोग किया था किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की कहानी में, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, वो आपने क्लास 7th में जरूर पढ़ा होगा, आपको याद होगा, ठीक है। उस प्रयोग को पुनः पढ़ें, आप पाएंगे कि मोमबत्ती के जलने में हवा में उपस्थित ऑक्सीजन जो गैस होती है वो सहायक होती है। यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए एक तो वस्तु को उसका इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाना पड़ेगा, दूसरा वहाँ पे ऑक्सीजन की उपलब्धता आवश्यक होनी चाहिए, यानी कि अवश्य होनी चाहिए। अब एक और क्रियाकलाप करते हैं, और वो क्या है कि कागज की कटोरी बनाकर अपनी पानी गर्म करना। अब देखो एक और मैजिक करते हैं। ये मैजिक क्या है कि क्या आप यह जानते हैं कि पानी को कागज की कटोरी में गर्म किया जा सकता है। इसके लिए कागज की कटोरी बना लीजिए तथा उसे जलती हुई मोमबत्ती के पास ले जाइए। आप देखेंगे कि कागज जल जाता है, कागज जल जाता है। जब आप एक कटोरी और बनाइए और उसमें पानी भरकर मोमबत्ती के लौ के ऊपर ले जाइए, क्या कागज की कटोरी जलने लगी? कागज की कटोरी नहीं जलती है। आप पाते हैं कि कागज की कटोरी से ऊष्मा का संचरण जल में होता है और कागज जो है वो जलने से बच जाता है। यानी कि आप क्या देखिएगा, अगर इसमें पानी, इस कागज की कटोरी में पानी नहीं भरा हुआ है और इसको आप जलती हुई मोमबत्ती के पास लेकर के जाते हैं तो क्या हो जाता है, कागज जल जाता है, कागज की कटोरी का स्वाहा हो जाता है। लेकिन अगर इसी कागज की कटोरी में पानी भर करके मोमबत्ती के पास ले जाइएगा तो आप क्या देखिएगा कि ये जो कागज है वो नहीं जलता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पानी है वो कागज का जो इग्निशन टेम्परेचर चाहिए, यानी कि जो ज्वलन ताप चाहिए वो ठंडा कर देता है। यानी कि जितना गर्मी कागज को जलने के लिए चाहिए वो उतना गर्म नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, इसलिए उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। इससे कागज जो है वो जलने से बच जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखते तो आपने देखा होगा कि लकड़ी वाले चूल्हे में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है।
किरोसिन वाले स्टोव में कुछ छिद्रकार लोहे के गोल वलयकार रचना होती है, जिससे होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है और जिससे बर्नर में केरोसिन तेल से भीगे कपड़ों की बत्ती में तेल को जलने में मदद करता है। और गैस स्टोव के बर्नर में छोटे छोटे कई छेद होते हैं जिससे हवा प्रवेश करती है और ईंधन को जलाने में मदद करता है। दहन के लिए वायु होना आवश्यक है, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, उसमें दहन करने के लिए, दहन करने का मतलब क्या होता है, जलन, आग पकड़ने के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है, वायु का होना आवश्यक होता है। इससे उपरोक्त उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। और साधारणतया जलना एक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि जो किसी भी चीज़ का जलना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। यानी कि आप पढ़े होंगे रासायनिक प्रक्रिया क्या होता है और भौतिक प्रक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक प्रक्रिया कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से जिस वस्तु के ऊपर वो प्रक्रिया हो रही है वो अपना जो अस्तित्व है वो खो देती है और उसके द्वारा किसी दूसरे पदार्थ का निर्माण होता है और वो वस्तु फिर वापस उसी अवस्था में नहीं पाया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक कागज़ लेते हैं, ये कागज़ कोई वस्तु हुई, अब इसको हम जलाते हैं तो जलाने के बाद ये क्या बन जाता है, राख बन जाता है और इस राख से वापस इस कागज को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रासायनिक प्रक्रिया कहलाएगा। और एक प्रक्रिया ऐसा होता है जो क्या कहलाता है, भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। और भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से उस वस्तु के संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन जब ये प्रक्रिया और इस प्रक्रिया के माध्यम से उस वस्तु को पुनः उसी अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या हुआ, एक छोटा सा स्प्रिंग लेते हैं, क्या लेते हैं, एक स्प्रिंग लेते हैं और स्प्रिंग को यहाँ से खींच करके यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये इसके संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ, लेकिन जब इसको छोड़ेंगे तो ये फिर पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा, इतनी छोटी सी अवस्था में ही आ जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भौतिक प्रक्रिया कहलाएगा। जैसे अगर पानी को हम गर्म करेंगे तो पानी गर्म होकर के क्या बनेगा, वाष्प, और इसी वाष्प को अगर ठंडा कर देते हैं, एक छोटा सा और ऐसे समझते हैं भौतिक प्रक्रिया को, एक बर्फ का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है, इसको पानी स्टोव के ऊपर क्या करते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, पानी में, वाटर में, लिक्विड में बदल जाएगा। और ये लिक्विड फिर से इसको गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, भाप में बदलेगा, ठीक है। अब इसी वाष्प को यहाँ पे एक बर्तन में एकत्रित करते हैं और इसको ठंडा करते हैं, तो ठंडा करने पे क्या किस में बदल जाएगा, वाटर में, और फिर इसको और ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ में बदल जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, भौतिक प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक प्रक्रिया। यानी कि भौतिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उस वस्तु के अवस्था में परिवर्तन होता है, लेकिन उसको पुनः उसी अवस्था में हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, भौतिक प्रक्रिया। और रासायनिक प्रक्रिया वह प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु को एक बार उनमें परिवर्तन के कारण एक बार अगर उसमें परिवर्तन हो जाए तो उसको उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कागज़ को जलाते हैं तो राख बन गया, अब राख से आप कोई भी प्रयास कर लीजिए वो कागज़ नहीं बनने वाला है। तो ये जो प्रक्रिया कहलाता है क्या कहलाता है, रासायनिक प्रक्रिया कहलाता है। तो जलना क्या है, रासायनिक प्रक्रिया। तो ये जो रासायनिक प्रक्रिया और भौतिक प्रक्रिया क्या है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो, जब कोई भी पदार्थ जलता है तो उनमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहली, ज्वलनशील पदार्थ का होना। पहली बात कि आप जिस वस्तु को जलाना चाहते हो वो पदार्थ अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि आप कागज़ जलाना चाहते हैं तो कागज़ का होना आवश्यक है। तो एक बात हो गया। दूसरा, ज्वलन ताप तक पहुंचने का उपाय, यानी कि इसको आप गर्म कैसे कीजिएगा, इस कागज को ज्वलन ताप तक कैसे पहुंचाइएगा, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरा, हवा की ज़रूरत, यानी कि जब तक हवा नहीं होगा तब तक इसमें आग नहीं पकड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें, यानी कि किसी भी चीज़ को जलाने के लिए किन किन चीज़ों की, यानी कि जिस वस्तु को हम जलाना चाहते हैं वो, दूसरा ज्वलन ताप तक पहुँचने का उपाय, और तीसरा हवा की ज़रूरत, ठीक है। आगे देखते हैं। आप देखते हैं कि बरसात के मौसम में माचिस की जो तीली एवं लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है कि ठंड में वातावरण का तापमान कम होता है और नमी रहती है। बरसात में नमी ज़्यादा होती है, गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम होती है तथा वातावरण में तापक्रम ज़्यादा होता है। ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि माचिस की तीली या गोईठा आसानी से जल जाता है। यदि वे सभी
अब यदि सभी वो जलावन जो है वो नम हो जाए तो जलने में कठिनाई होती है। जैसे गोईठा हो गया, लकड़ी इत्यादि भी केरोसिन डालने से क्या हो जाता है, जल जाता है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि किसी भी यानी कि ये जो बरसात के मौसम में ये जो वस्तुएं हैं वो क्या हो जाते हैं, इनका ज्वलन ताप वो ठंडा हो जाता है। मतलब ये वो जो वस्तुएं हैं वो ठंडे हो जाते हैं, तो ये आसानी से ज्वलन ताप तक नहीं पहुंच पाते हैं। इनको उसके ज्वलन ताप तक पहुंचाने में परेशानी होती है, इसलिए जो वस्तुएं हैं वो आसानी से नहीं जल पाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग माचिस की कहानी पढ़ेंगे और उसके बाद मोमबत्ती का इतिहास देखेंगे और उसके बाद क्रियाकलाप 4 देखेंगे, 5 देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, क्रियाकलाप 6 और आग पर नियंत्रण कैसे करें ये भी देखना है। उसके बाद हम लोगों को क्या देखना है, अग्निकांड क्यों, अग्निकांड क्या होता है और क्यों होता है ये भी देखना है। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर 1 वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।